हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस की चार्ट में। दोस्तों हम 12th क्लास की ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी जो दूसरी बुक है वो हमने स्टार्ट की हुई है, क्योंकि इसकी जो पहली बुक है उसे हमने पढ़ाकर पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया और इसकी जो दूसरी बुक है उसे हम पढ़ा रहे हैं। जो दूसरी बुक है उसके जो 5 चैप्टर है उसे भी हमने पढ़ाकर कंप्लीट कर दिया और आज जो दूसरी बुक है उसके जो 6वां चैप्टर है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है जल संसाधन। दोस्तों जो जल है वो पृथ्वी पर एक संसाधन के रूप में विद्यमान है और जल संसाधन दो तरीके के हैं दोस्तों। एक है धरातलीय जल संसाधन और दूसरा है भौमजल जल संसाधन। ठीक है, जो धरातलीय जल संसाधन होता है दोस्तों, ये मतलब वो संसाधन है जो पृथ्वी के धरातल पर ही पाए जाते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए, जैसे कि ये मतलब धरती है, ठीक है, और धरती की जो मतलब ऊपरी सतह पर जो जल पाया जाता है, धरती की जो ऊपरी सतह पर जल जो पाया जाता है उसे धरातलीय जल संसाधन कहते हैं। जैसे नदियां तो मतलब ऊपरी सतह पर है पृथ्वी पर, ठीक है। तो मतलब जो नदियों में जो पानी होता है या फिर तालाब या फिर झील या फिर लैगून और पश्च झील, इनका जो पानी है वो मतलब धरातलीय जल संसाधन है, क्योंकि ये पृथ्वी के भूपृष्ठ पर ही उपलब्ध होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भौमजल जल संसाधन। दोस्तों जो भौमजल जल है वो मतलब पृथ्वी की गहराई या फिर जो कहें धरती की गहराई में जाकर मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मतलब धरती है, तो इसके जो ऊपरी सतह पर पाया जाता है, बिल्कुल ऊपर पाया जाता है, वो धरातलीय जल संसाधन है। लेकिन जो इसको खोदकर, अगर आपने इसी जगह को खोदकर बहुत ही ज्यादा गहराई में गए हैं तो वो मतलब भौमजल जल संसाधन है। तो भौमजल का मतलब भूमि के नीचे का जल, ठीक है। और इसमें जो है कुआं और नलकूप आते हैं। आप देखते हैं कुआं मतलब जो है भूमि की गहराई पर ही होता है, और जो नलकूप मतलब नल लगे होते हैं वो मतलब जमीन से ही उनको पानी निकाला जाता है नल से, तो उसे भी भौमजल जल संसाधन के अंतर्गत ही देखा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों आपको जो फैक्ट है उनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, पृथ्वी पर जल वितरण मतलब पूरी पृथ्वी पर कितने % जल कहाँ है, किस तरीके से उसे देखते हैं। ये मान लीजिए कि पूरी पृथ्वी है, ठीक है, और इस पर जो 97% जो जल है, जो 97% जल है वो मतलब लवणीय जल है, मतलब नमक, खारा पानी है ये। तब देखिए दोस्तों, 97% मतलब कि पूरी पृथ्वी पर जितना भी ज्यादा जल उपलब्ध है ना, तो उसका जो 97% जल है वो लवणीय है, मतलब खारा है, वो पीने योग्य नहीं है। ठीक, और मात्र 3% जो जल है वो अलवणीय जल है। मात्र पृथ्वी पर जो 3% जल है वो अलवणीय जल है, मतलब मीठा जल है और ये पीने योग्य है। तो दोस्तों ये आपस में ये जो बात है दोस्तों, ये सोचने वाली है कि मतलब कि जो पृथ्वी पर जो टोटली जल है 97% वो जो है लवणीय जल है, मतलब खारा जल है, वो हमारे उपयोग के लिए वो नहीं है, और मात्र 3% जो जल है वो हमारे उपयोग के लिए है। ठीक है, अब भारत के संदर्भ में देखते हैं भारत में कितना जल है और भारत में कितनी जनसंख्या है। भारत में विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत, मतलब कि ये इधर आप देखिए, ये पूरी पृथ्वी है, ठीक है, और इस पृथ्वी की जो टोटली जनसंख्या है, इस पृथ्वी की जो टोटल जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या में से जो जनसंख्या है वो सिर्फ 17% जनसंख्या भारत की है। पृथ्वी की जो टोटल जनसंख्या है उस जनसंख्या में से 17% जनसंख्या अकेले भारत देश की है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इधर देखिए आप, जनसंख्या तो मतलब 17% है, लेकिन जो मतलब पृथ्वी पर जो जल उपलब्ध है और जो भारत में जल है वो मात्र 4% है। इधर मैंने बताया है कि जो मतलब विश्व की जो जनसंख्या है, विश्व की जनसंख्या में से 17% जनसंख्या भारत की है। ठीक है, अब इधर जो है मतलब विश्व में या धरती पर कुल जो जल है उसका मात्र 4% ही भारत में है। तो जो विश्व की जो जनसंख्या के संदर्भ में वो जो तो है 17% भारत की जनसंख्या है, लेकिन जो विश्व के जल के संदर्भ में वो मात्र 4% जनसंख्या है। ठीक है, तो इसीलिए मतलब जो है भारत में है जल की आपूर्ति अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। ठीक, अब देखते हैं लैगून एवं पश्च झील ये क्या होती है दोस्तों। ये जो लैगून एवं पश्च झील होती है दोस्तों, ये खारे पानी की झीलें होती है। आपसे एक नंबर पर पूछ सकता है कि लैगून एवं पश्च झील किसे कहते हैं। दोस्तों ये जो है ये झीलें खारे पानी की झीलें होते हैं, इनमें जो है खारा पानी होता है। भारत की समुद्र तट रेखा विशाल है, इसलिए बहुत सी लैगून झीलें बन गई। दोस्तों आपने देखा है कि भारत की जो समुद्र तट रेखा है ना वो बहुत ज्यादा विशाल है। आप इधर जो दक्षिण में है वो श्रीलंका से ले लीजिए, जो मतलब पश्चिम में है वो मतलब अरब सागर से ले लीजिए, जो पूरब में है उसे बंगाल की खाड़ी से ले लीजिए, और जो उत्तर में है वो तो हिमालय है ही। तो मतलब
जो चारों जो मतलब तरफ से है, चारों ओर से जो है भारत की लंबी समुद्र तट रेखा बनती है। ठीक है, इसीलिए बहुत सी लैगून झीलें बन गई हैं। और इसका जो अर्थ होता है दोस्तों, ये खारे पानी की झीलें होता है। ठीक है, इसका जो उपयोग है खारे पानी का, वो मछली पालन के लिए हो सकता है। चावल की कुछ किस्में है दोस्तों, देखिए चावल मतलब हर एक प्रकार का चावल नहीं, चावल की जो मतलब अनेक प्रकार की किस्में है, वो मैंने आपको 5वें चैप्टर में बताया है। लेकिन चावल की जो कुछ किस्में हैं उनके लिए ये जो खारे पानी का जल है ये मतलब उपयोगी है। ठीक है, और ये नारियल में भी मतलब इससे भी सिंचाई की जा सकती है, नारियल में भी। अब जो जल की मांग है या और उसका उपयोग, उसे देखते हैं एक बार कि मतलब जितनी मांग होती है उसका उतना उपयोग हो पाता है या नहीं। भारत एक कृषि प्रधान देश है दोस्तों, आपने शुरुआत में पढ़ा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। और ये जो हम भूगोल की दूसरी बुक पढ़ रहे हैं, ये मात्र हम भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो हम जो अपने भारत के संदर्भ में ही ज्यादातर बात करेंगे। जब आप पढ़ते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि में क्या होता है, कृषि में खेती होती है, खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है, और सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता होती है। और जो भारत में जो ज्यादातर मतलब सिंचाई है वो जल से ही की जाती है। ठीक है, मतलब कि वर्षा पर तो निर्भर है, लेकिन वर्षा मतलब कहीं कहीं बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाता है, कहीं कहीं सालों तक, तो मतलब उस जगह पर जो मतलब सिंचाई है वो मतलब जल के माध्यम से की जाती है, वर्षा जल के माध्यम से नहीं। तो आप देखते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, और इसकी मतलब इसका जो रीजन है वो आप देखिए, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 तक, उसमें भी इन्हीं को मतलब वह प्राथमिकता दी गई, कृषि को ही प्राथमिकता दी गई। और इसकी प्राथमिकता क्यों दी गई दोस्तों, क्योंकि उस समय जो हमारा देश है वो भुखमरी की स्थिति पर था, तो मतलब उसे जो खाद्यान्न संकट के मतलब उबरने के लिए इससे जो मतलब पहली पंचवर्षीय योजना थी उसे कृषि में प्राथमिकता दी गई। ठीक है, और इसके लिए भाखड़ा नागल बांध बनाया गया, दामोदर घाटी बनाया गया, हीराकुंड बनाया गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का भी निर्माण भी शुरू किया गया। ये थोड़ी बाद में है दोस्तों, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि मतलब जो भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसके लिए जो है क्या क्या कार्य किए गए हैं। ठीक है, इन सभी बांधों का निर्माण किया गया ताकि जो मतलब किसान है वो इनसे जल को लेकर अपनी खेतों की सिंचाई कर सके। ठीक है, और जो अन्य चीजों में जो जल उपलब्ध होता है वो उद्योगों में दोस्तों, आजकल जो मतलब उद्योग है ये बहुत ज्यादा नई प्रवृत्ति है, और इसमें बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता हो रही है, क्योंकि आजकल जो है मतलब प्राथमिक सेक्टर से लोग है द्वितीयक सेक्टर में परिवर्तित हो रहे हैं, मतलब कृषि कार्य को छोड़कर ये विनिर्माण उद्योग में लग रहे हैं। ठीक है, तो उनमें मतलब जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। और जो घरेलू उपयोग के लिए जो जल है वो तो हर एक को उपलब्ध है। ठीक है, मतलब कि आप देख लीजिए जैसे खाने पीने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, नहाने धोने के लिए, मतलब हर एक काम के लिए आपको मतलब मोस्टली जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये जो जल की मांगे हैं और इन्हें मतलब उपयोग भी पूरा होता है इनका। अब जो जल की कुछ समस्या है उन्हें देख लेते हैं, ये एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछ सकता है आपसे, 3 या 5 मार्क्स में, कि जल की समस्याएं कौन कौन सी है। तो जो सबसे पहली जो समस्या है वो है जल के गुणों का ह्रास, मतलब कोई जो जल है उसका जो गुण है, उसकी जो क्वालिटी है उसमें कमी आई है। जल की जो क्वालिटी है उसमें कमी आई है, मतलब इसमें जल के गुणों का जो ह्रास का जो मतलब वो मतलब स्वच्छ जल है, स्वच्छ जल में बाह्य कणों का मिश्रण, स्वच्छ जल में बाह्य कणों का मिश्रण ही जल के गुणों का ह्रास कहलाता है। ठीक है, अब जो जल संरक्षण एवं प्रबंधन दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोग मतलब जल का है जो सही उपयोग नहीं करते हैं, उनका जल को संरक्षित नहीं करते हैं, ये जो जल को है जो बहुत ही ज्यादा वेस्ट करते हैं, एवं उसका प्रबंधन, ये भी एक समस्या है। जल प्रदूषण का निवारण दोस्तों, ये जो जल प्रदूषण है ये जो विकासशील भारत की एक प्रमुख समस्या है, क्योंकि आजकल जो मतलब उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं वो इसे बहुत ज्यादा प्रदूषित कर रहे हैं हमारे जल को, क्योंकि उद्योगों से जो जल आता है वो डायरेक्ट जो है मतलब उद्योग से जो जल है वो मतलब बेकार जल है वो नालियों पर जाता है, नालियों से धीरे धीरे बड़े नालों में जाता है, बड़े नालों से ये धीरे धीरे मतलब जो है नदियों में चला जाता है, तो मतलब वहाँ का जो नदी का जो पूरा पानी है वो पूरी तरीके से दूषित हो जाता है। ठीक है, तो ये भी भारत में प्रमुख समस्या है, और इसकी जो ये जो समस्या है इसके निवारण के लिए 1974 है उसमें जल अधिनियम लाया गया, प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण, और 1986 में है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम लाया गया। ठीक है, जल प्रदूषण के निवारण के लिए। और जल की उपलब्धता में कमी दोस्तों, भारतीय जनसंख्या वो बहुत ही ज्यादा है, जब अगर इतनी जनसंख्या होगी तो मतलब जल की जो मात्रा है वो हर एक को पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि भारत में जो जनसंख्या है विश्व की टोटली वो तो मतलब 17% है, लेकिन जो टोटली जो जल है विश्व का वो मात्र 4% है, तो मतलब इसीलिए जल की उपलब्धता में कमी हो पाती है, और जो जल है वो हर एक को उपलब्ध नहीं हो पाता है। ठीक है, अब जल सांभर प्रबंधन क्या है इसे देखते हैं, और इसकी जो 4 मुख्य विधियां हैं उन्हें हम जरूर देखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में
100 नहीं 200% पूछा जाएगा आपसे। बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को जो रट लीजिए। जल संभर प्रबंधन क्या होता है दोस्तों, मैं आपको ये आपको ऑरली बताता हूँ कि जल संभर प्रबंधन क्या है। दोस्तों जो जल संभर प्रबंधन है, इसमें जो जल का है वो मतलब दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। मतलब इसमें जो जल का है वो मतलब उतना ही प्रयोग किया जाना चाहिए जितनी की आपको जरूरत है। मतलब इसमें जो है जल वेस्ट नहीं जाना चाहिए, चाहे वो धरातलीय जल हो चाहे वो भूमजल जल हो। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा है, धरातलीय एवं भूमजल संसाधनों का दक्ष प्रबंधन जिसमें कि वे व्यर्थ ना हो, जल संभर कहलाता है। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताया कि दोस्तों ये जो भूमजल है या फिर धरातलीय जल है, इसका जो है दक्ष प्रयोग मतलब इस तरीके से प्रयोग करना कि मतलब वो जो जल है वो एक भी व्यर्थ ना हो। हम उतने ही जल का उपयोग करें जितने की हमें आवश्यकता है। जैसे कि आपको अगर गाड़ी धुलनी है तो आप सिर्फ मतलब पाइप से मत धुलिए, आप मतलब उसको है एक बाल्टी में पानी ले लीजिए, आप उससे भी गाड़ी धुल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो पाइप से आप गाड़ी धुलते हैं तो उससे जो पानी बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होता है। तो ये ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि जो विकासशील भारत है उसमें पानी की बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जो उद्योग है वो लगातार स्थापित हो रहे हैं। तो अगर हम इस तरीके से जो पानी खत्म करेंगे तो हमारा जो भूमजल है, धरातलीय जल, वो बहुत ही ज़्यादा कम पड़ जाएगा और आगे चल के इसकी हमें ही दिक्कत होगी। ये जो हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, भावी पीढ़ियाँ हैं, उनके लिए ये बहुत ही बड़ी समस्या है। दोस्तों इसके प्रमुख कदम क्या है, सरकार ने इसके कौन कौन से प्रमुख कदम उठाए हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। इसकी जो पहली जो कदम है वो हरियाली के नाम से केंद्र सरकार द्वारा ये चलाई गई है। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास की परियोजना है। मतलब ये जो हरियाली परियोजना है कि ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है और इसमें क्या है इसे देखते हैं। इस परियोजना से ग्रामीण जल संरक्षण करके पेयजल की समस्या को दूर करने के साथ साथ वन रोपण, मत्स्य पालन एवं सिंचाई की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इस परियोजना में जो है गांव वाले हैं, जो मतलब ग्रामीण लोग हैं, उनको जागरूक बनाया जाता है, उन्हें जल संरक्षण की विधियां सिखाई जाती हैं। और जब वो जल संरक्षण जो है कर लेते हैं तो उनका जो उपयोग है वो वन रोपण में, मत्स्य पालन में और सिंचाई की सुविधा में वो मतलब जल का उपयोग करते हैं। और जो दूसरा जो कदम है वो है नीरू मीरू कार्यक्रम। दोस्तों ये आपसे एक नंबर में पूछता है कि नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया, तो उसका नाम है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इसका जो अर्थ है वो होता है जल और आप। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों को जल संरक्षण की विधियां सिखाई गई है। मतलब कि इस कार्यक्रम में जो है वो मतलब जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको है जो मतलब जल संरक्षण किस तरीके से किया जाए, जैसे वर्षा जल संग्रहण, कूप जल संग्रहण, तो मतलब उनका जो है जल संरक्षण जो है संग्रहण किस तरीके से किया जाए वो सिखाया जाता है इसमें। ठीक है, अब जो है तीसरा पॉइंट है वो इसे देखते हैं। तीसरा जो मतलब कदम हुआ अरवारी पानी संसद। राजस्थान में जोहड़ की खुदाई एवं रोक बांध बनाकर जल प्रबंधन किया गया। दोस्तों जो राजस्थान क्षेत्र है वहां पर ये अरवारी पानी संसद चलाया गया और वहां पर जो जोहड़ की खुदाई की जाती है उन पर जो है बांध बनाकर जल का जो है प्रबंधन किया जाता है या जल का जो है इकट्ठा किया जाता है जल। अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण कदम क्या है। तमिलनाडु में सरकार द्वारा घरों में जल संग्रहण संरचना आवश्यक कर दी गई है। उपयुक्त सभी कार्यक्रमों में स्थानीय निवासियों को जागरूक करने उनका सहयोग लिया गया है। दोस्तों जो तमिलनाडु की सरकार है वहाँ की सरकार ने कंपलसरी कर दिया है कि वहाँ के जो घर है उनके घर के आंगन में एक गड्ढा खोदा जाएगा और जो मतलब छत में जो उनका बारिश का पानी इकट्ठा होता है और वो छत का जो बारिश का पानी वो पाइप के जरिए उस गड्ढे में डाल दिया जाएगा। तो मतलब जब कभी भी उस पानी की इन लोगों को आवश्यकता होगी वे उस पानी का प्रयोग कर सकेंगे और इस पानी का उपयोग वो गाड़ी धोने के लिए या बागवानी के लिए मतलब अन्य चीजों के मतलब कर सकते हैं या कपड़े धोने के लिए भी। दोस्तों बारिश का जो पानी है वो इतना भी मतलब बेकार नहीं होता है। बारिश का पानी बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, आप उनको उस पानी का जो है आप बहुत सी चीजों में उपयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों जो वर्षा जल संग्रहण है वो किस किस तरीके से किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण की जो 4 विधियां हैं ये एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहली जो विधि है वो है सर्विस कूप। दोस्तों सर्विस कूप यही है कि जो मैंने पिछले उसमें बताया टॉपिक में कि मतलब जो छत के पानी को पाइप के द्वारा एक गड्ढे में इकट्ठा कर दिया जाता है घर के आंगन में और उस पानी का प्रयोग किया जाता है। बस उसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो इसे ही सर्विस कूप कहते हैं, सर्विस कूप विधि। दूसरा है पुनर्भरण विधि। दोस्तों पुनर्भरण विधि में क्या होता है दोस्तों कि जमीन में जो है समतल जमीन पर ही मतलब चारों तरफ कुछ क्यारियां लगा दी जाती हैं या फिर गड्ढे करके उस पानी को वहीं पर रोक दिया जाता है। ठीक है, या फिर उस जमीन पर जो है गड्ढा खोद के उस पानी को रोक दिया जाता है और उस पानी को खुला छोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसे ही पुनर्भरण कूप विधि कहते हैं।
और जो तीसरी विधि है वो है झीलों के द्वारा, कि मतलब झील जो है खुली रहती है और उस झील में जो है बारिश का पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। और चौथी जो विधि है वो है जल संभर प्रबंधन। दोस्तों ये जो जल संभर प्रबंधन विधि है, इसमें एक ही बार में सबसे ज्यादा बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो है डैम बनाकर पानी बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। डैम मतलब बांध बनाकर बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। और आप जानते हैं कि बांध में मतलब एक ही बार में कितने सारे पानी को इकट्ठा किया जा सकता है। दोस्तों ये जो देखिए कि मैं आपको इसको अच्छी तरीके से समझाता हूँ कि मतलब राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग का कार्य कौन करता है। राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग का कार्य कौन करता है, तो आपसे ये एक नंबर में आपसे पूछ सकता है, या आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकती है। CPCB और SPCB। CPCB की फुल फॉर्म है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और SPCB की फुल फॉर्म है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो आप इन्हें ध्यान रखिए, आपसे एक नंबर पूछ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं भारत में जल संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। भारत में जो जल है वो इतना कम क्यों हो रहा है और हमें उसको रोकने की आवश्यकता क्यों है। अब हमें जो भारत में जो जल है उसको संरक्षण करने की आवश्यकता ही क्यों है, वो देखते हैं। अब जो पहला जो कारक है जल संरक्षण का वो है अलवणीय जल की घटती उपलब्धता। दोस्तों जो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो पृथ्वी में जो टोटल अलवणीय जल है वो मात्र 3% है। ठीक है, और जो भारत में अलवणीय जल है वो 0.003% है। अब इतने अलवणीय जल का प्रयोग पूरा देश करता है। 0.003% अलवणीय जल का प्रयोग पूरा देश करता है पीने के लिए और अन्य कार्यों के लिए भी। ठीक है, तो मतलब जिस तरीके से हम उसको पानी को खर्च करेंगे वो उसी फ्लो में वो पानी खत्म होता जाएगा। तो उस पानी को हमें रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि मीठा जल तो एक तो हमारे पास वैसे ही बहुत कम है। दूसरा जो कारक है वो है शुद्ध जल की घटती उपलब्धता। दोस्तों जो शुद्ध जल है मतलब कि शुद्ध जल का मतलब है जल की गुणवत्ता से है, कि मतलब जल की बेहतर गुणवत्ता, क्योंकि इसमें जो है ये जो पानी बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन होता जा रहा है, पॉल्यूटेड होता जा रहा है। तो मतलब जल की जो है पहले जैसी गुणवत्ता नहीं रह गई है। ठीक है, उसकी गुणवत्ता में कमी आई है। तीसरा जो कारक है वो है जल की बढ़ती मांग। भारत जैसे विकासशील देश में या जो मतलब ज्यादा जनसंख्या वाले देशों में ये बिल्कुल आम बात है कि जल की बढ़ती मांग, क्योंकि भारत के जो लोग हैं उनको मतलब सभी व्यक्तियों तक जल जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता है। क्यों नहीं पहुंच पाता है कि दोस्तों, क्योंकि एक तो हमारे पास जल वैसे ही कम है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि भारत का जो विश्व की जो टोटली जनसंख्या है उसमें से 17% जनसंख्या भारत की है, लेकिन विश्व की जो टोटल मतलब जल है उसमें मात्र 4% जल भारत में है। ठीक है, जनसंख्या ज्यादा है, जल कम है। अगर हम इसी तरीके से इसी फ्लो में अगर हम जल को प्रयोग करते रहेंगे तो मतलब हम जो भारत के जो व्यक्ति है उन सभी लोग तक जल नहीं पहुंच पाएगा। और जो चौथा कारक है वो है तेजी से फैलते हुए प्रदूषण से जल की गुणवत्ता का हिरास। जो मतलब आजकल जो मतलब उद्योगों से जो मतलब पानी पोल्यूशन हो रहा है, वो जो पानी है वो छोटी नालियों के द्वारा, छोटी नालियों से बड़ी नालियों के द्वारा और बड़ी नालियों से नदियों में वो पानी पहुंच जाता है। तो मतलब वो जो पानी है उद्योगों का वो पूरी ही नदी को वेस्ट कर देता है। तो वो पानी मतलब बिल्कुल ही खराब हो जाता है। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से जो है जल संसाधन का ह्रास हो रहा है भारत में, और ये नहीं होना चाहिए, हमें इसको रोकना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि मतलब हमारी जो भावी पीढ़ी है उनके लिए जल में क्या संकट की स्थिति पैदा हो रही है और उसका कारण क्या है। इसके कारण को देखते हैं। भावी पीढ़ी को जल की संकटमय स्थिति का कारण क्या है। ठीक है, जो सबसे पहला जो कारक है वो है अत्यधिक उपयोग। मतलब हम जल का इतना ज्यादा उपयोग कर रहे हैं कि हमारी जो भावी पीढ़ी, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए जो है जल बचेगा ही नहीं। ठीक है, और जो दूसरे जो कारक है वो किसानों के द्वारा कृषि कार्य के लिए जल का अति प्रयोग। मतलब किसान जो है कभी कभी मतलब खेतों में अपने ज्यादा जल का प्रयोग कर लेते हैं, तब वो सोचते हैं कि मतलब इससे ज्यादा फसल का उत्पादन होगा, लेकिन दोस्तों ये नहीं होता। ये उनके लिए भी ये हानिकारक है। अगर वो अपनी फसल में ज्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे तो मतलब उनके लिए भी हानिकारक है, क्योंकि फसल को पर्याप्त मात्रा में ही पानी चाहिए होता है। ठीक है, तीसरा जो कारक है वो वर्षा जल संग्रहण के संदर्भ में जागरूकता की कमी। जो मैंने आपको पीछे बताई वर्षा जल संग्रहण की 4 विधियां, उनमें कमी होना, उनकी जागरूकता में कमी होना। अगर किसी व्यक्ति को उन 4 विधियों के बारे में पता ही नहीं तो वो वर्षा के जो जल है उसको संग्रहण नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर व्यक्ति इस जल को संग्रहण करता है तो ये हमारे देश के लिए, उसके लिए और सबके लिए ये अच्छा है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं भारत में सिंचाई की बढ़ती मांग के कारण, कि भारत में जो सिंचाई है इसकी इतनी मांग क्यों है, इसके कारण क्या है। सबसे पहला जो कारण है वो वर्षा का असमान वितरण। वर्षा का असमान वितरण का अर्थ यह है कि दोस्तों मतलब कहीं कहीं ज्यादा वर्षा होती है, कहीं कहीं बिल्कुल कम वर्षा होती है। कहीं ज्यादा वर्षा तो कहीं कम वर्षा, कहीं बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है। ठीक है, तो मतलब जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है उन क्षेत्रों में जो सिंचाई का कार्य है वो मतलब जल के द्वारा किया जाता है, सिंचाई के द्वारा।
ठीक है। और जो दूसरा जो कारक है वो है वर्षा की अनिश्चितता। मतलब वर्षा, मतलब ये आप इसको समझिए कि वर्षा की अनिश्चितता और मानसून जलवायु, ये दोनों एक ही है, बिल्कुल सेम है ये दोनों। ठीक है, कि मतलब जलवायु का कोई भरोसा नहीं है, कि मतलब कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी मतलब बारिश नहीं भी हो सकती है। अब आप खुद सोचिए कि जब अगर फसल पककर तैयार होगी, फसल पककर मतलब पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी और आपको सिर्फ फसल को काटना है, अगर उसी समय तेजी से बारिश हो जाए, तो आपकी जो फसल है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। ठीक है। और जो चौथा जो कारक है वो है खाद्यान्न व कच्चे माल कृषि प्रधान की बढ़ती मांग। दोस्तों जो उद्योग में जो कच्चा माल इस्तेमाल हो रहा है वो कृषि प्रधान है। उद्योगों में जो कच्चा माल प्रयोग हो रहा है वो कृषि प्रधान कच्चा माल है। अगर उद्योगों में कच्चा माल ज्यादा प्रयोग होगा और वो भी कृषि प्रधान, तो मतलब कृषि पर दबाव आएगा, कृषि पर दबाव आएगा तो सिंचाई पर दबाव आएगा, और जब सिंचाई पर दबाव आएगा तो मतलब जल पर भी दबाव आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो ये टॉपिक है, ये जो चैप्टर है आज यही समाप्त होता है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये आपको चैप्टर पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो अपडेट है वो आपको मिलते रहें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।